Rahim. Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture number 9. In our previous lectures, we discussed about the discovery of fundamental particles like electron, proton and neutron. But in today's lecture, we will discuss about the arrangement of these subatomic particles inside the atom. Different models were proposed to explain the arrangement of these subatomic particles, but out of these, the model given by J.J. Thomson and Rutherford are of great significance because they pave the way for modern structure of atom. Now let's discuss both these models one by one. J.J. Thomson ने 1898 के अंदर अपना फर्स्ट एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया. He said atom is a sphere जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू आउट द स्फीयर और नेगेटिव चार्जेस कहीं कहीं पे आपको एम्बेडेड नजर आएंगे, जस्ट लाइक प्लम और रीजन इन द पुडिंग और सीड्स इन द वाटरमेलन. इस वजह से जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है. उसने एटम के ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी एक्सप्लेन किया. इसने कहा कि एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं, बट ही फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. तो जो नेक्स्ट मॉडल आया जिसने स्टेबिलिटी और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बताया वो था रदरफोर्ड. रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है. सबसे पहले हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि इसने एक गोल्ड की फॉयल यूज़ की जिसकी थिकनेस थी 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर. एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स यूज़ किया, प्लोनियम और रेडियम. थर्ड, उसने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज़ की जो कि जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी जिसने इसको डिटेक्टिंग स्क्रीन का नाम दिया. ये एक आपको अल्फा पार्टिकल का सोर्स नज़र आ रहा है क्योंकि अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा. सामने इसके गोल्ड की फॉयल पड़ी हुई है जिसकी थिकनेस थी 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर और ये डिटेक्टिंग स्क्रीन है जो कि जिंक सल्फाइड की बनी हुई है, फ्लोरेसेंट मटेरियल से बनी हुई है. अब इसका पर्पस क्या है कि जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से अल्फा सोर्स से इनकी मिशन होती है, ये स्ट्राइक करते हैं ऑन द गोल्ड फॉयल और जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन पे जाके ग्लो प्रोड्यूस करते हैं. इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्वेशंस ली कि कुछ जो अल्फा रेज थी वो जैसे ही गोल्ड की फॉयल के ऊपर स्ट्राइक करती हैं उसमें से बिल्कुल स्ट्रेट पास आउट हो रही थी. तकरीबन 99.9% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल स्ट्रेट पास आउट हो रहे थे. कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉलर और लार्जर एंगल्स पे वो डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे. और थर्ड, उसने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि गोल्ड फॉयल के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से कम्प्लीटली बाउंस बैक हो रही थी. तो इन ऑब्जर्वेशंस पे उसने क्या कंक्लूड किया, उसने ये कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो कि कम्प्लीटली पास आउट हो रही हैं एटम के स्ट्रक्चर में से, जो गोल्ड फॉयल थी उसमें से कम्प्लीटली पास आउट हो रही थी, जो मेजर पोर्शन था मोस्टली हम लोग कह रहे थे. तो उसने ये कंक्लूड किया कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं. अगर ऐसा होता तो पॉजिटिव चार्ज जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो उनके साथ स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से सारे के सारे रिफ्लेक्ट बैक हो जाते. बट जो मेजर पोर्शन था मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो कम्प्लीटली पास आउट हो रहे थे, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे थे. तो उसने ये कंक्लूड किया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बल्कि जो मोस्टली पोर्शन है एटम का वो एम्पटी है. थर्ड, उसने ये कंक्लूड किया कि जो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि कुछ लार्जर एंगल्स पे डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, वो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज के करीब से गुजरे होंगे तो रिपल्जन की वजह से वो डिफरेंट एंगल्स पे उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की होगी. तो उसने ये कंक्लूड किया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं सेंटर में प्रेजेंट है, सेंटर में कंसंट्रेटेड है. उसने इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस का नाम दिया. इस वजह से जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वो जाता है रदरफोर्ड को, क्योंकि इसने इस पॉजिटिव चार्ज पोर्शन को किसका नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया. थर्ड, उसने ये कहा कि जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल्स, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वेरी फ्यू हम लोग कह सकते हैं, वो जो कि कम्प्लीटली टर्न बैक हो रहे थे, इट मीन्स कि सेंटर में कोई हैवी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल्स उनके साथ जैसे ही स्ट्राइक करेंगे ये कम्प्लीटली टर्न बैक हो जाते हैं.
तो इट मीन्स के जो पॉजिटिव पोर्शन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो कहीं सेंटर में लोकेटेड है और उसका जो वॉल्यूम है ओवरऑल एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। इस वजह से ओनली वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड इट्स सोर्स। तो उसने ये 3 ऑब्जर्वेशन की। फर्स्ट क्या थी उसकी कि एटम में से कुछ अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली पास आउट हो रहे थे, तो उसने ये कंक्लूड किया कि एटम का जो मेजर पोर्शन है वो एम्प्टी है। सेकेंडली उसने ये कंक्लूड किया कि जो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है और जो उसका वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम वो बहुत स्मॉल है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जिसको हम लोग न्यूक्लियर मॉडल या फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। फर्स्ट उसकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या उसका रिजल्ट था, उसने क्या सजेस्ट किया कि एटम जो है वो स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन पे मुश्तमिल है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थी जो कि कम्प्लीटली डिफ्लेक्ट बैक हो रही थी। इसको इसने हैवी क्यों कहा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो भी आपके पास काफ़ी हैवी पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर भी चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि वो जब डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे तो सेंटर में भी जो हैवी मैस, जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो भी आपके पास काफ़ी हैवी मैस होगा। इस वजह से अल्फा पार्टिकल्स उनके साथ स्ट्राइक करने के बाद कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो रहे थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने लिया, उसने ये कहा कि जो नेगेटिव पोर्शन है उसने इस पॉजिटिव पोर्शन को क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। थर्ड पॉइंट उसने ये कहा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस, उन दोनों के जो नंबर्स हैं वो दोनों इक्वल नंबर में प्रेजेंट हैं। मतलब कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। इट मीन्स कि ओवरऑल जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। थर्ड पॉइंट उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज सर्कुलर पाथ, जिस पाथ को उसने ऑर्बिट का नाम दिया। अब इसका जो मॉडल है इसको सोलर सिस्टम मॉडल भी बोला जाता है, क्योंकि जिस तरह सन जो है, सन हमारा है न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अराइज होता है वो ये है कि जो रदरफोर्ड था उसको कैसे रियलाइज हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो स्टेशनरी नहीं है। पॉइंट है ना कि अगर हमारे पास, उसने ये तो प्रपोज कर दिया कि सेंटर में कोई हैवी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, बट उसने ये कैसे रिकग्नाइज किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी नहीं हैं बल्कि वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर वो स्टेशनरी होते तो न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी ज़्यादा है कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती, अपनी तरफ पुल कर लेती। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे और आपके पास जो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाता, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये एक पॉइंट है यहाँ से उन्होंने समझ आया उन्हें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सर्कुलर मोशन में यूज़ करेगा। उसको क्या कहते हैं, उस फोर्स को, जिस फोर्स के साथ ये मूव कर रहा है उसके हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट था जिसकी मदद से उसने ये अंदाज़ा लगाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी नहीं है बल्कि वो कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, जिसको उसने ऑर्बिट का नाम दिया। थर्ड पॉइंट उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एग्जैक्टली इक्वल है टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। जस्ट लाइक हम लोग कहते हैं कि सन के पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो आपके पास पूरा सिस्टम, जो सोलर सिस्टम है, वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन अर्थ क्या कर रही है, वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज़ कर रही है फॉर द रिवॉल्विंग, फॉर द मूवमेंट अराउंड द सन।
सन के अराउंड मूवमेंट के लिए वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर रही है, यूज कर रही है। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हम लोग देख लेते हैं कि ओवरऑल लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के। तो फर्स्ट जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अगर कोई चार्ज स्पीशी है जो कि कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, तो उसकी ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी चेंज होने से क्या होगा, ओवरऑल हमारे पास कोई भी स्पीशी है, जब वो कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो वो रिवॉल्व कर रहा है, तो वो कॉन्टीन्यूसली अपनी एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करता है। ये आपके पास हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये कॉन्टीन्यूसली अपनी एनर्जी को इमिट करेंगे। तो जब कॉन्टीन्यूसली इमिट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि एनर्जी इमिट करते 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 इनकी एनर्जी एक टाइम ऐसा आएगा कि ख़त्म हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएंगे और आपके पास पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाता है। बट ऐसा नहीं होता, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली अपनी एनर्जी इवॉल्व नहीं करते। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट था, उसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। यही पॉइंट कि अगर वो कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को इमिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो न्यूक्लियस के अंदर जब फॉल कर जाएंगे तो आपके पास पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। इट मीन्स कि आपका जो एटम है वो स्टेबल नहीं है। तो इस पॉइंट को भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब हम लोगों ने इसका स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली अपनी एनर्जी इमिट कर रहे हैं, तो उनका कलर्ड स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। स्पेक्ट्रम एक्चुअल में क्या है आपके पास, जब भी व्हाइट लाइट पास करती है थ्रू द प्रिज्म, तो प्रिज्म में से पास आउट होने के बाद वो डिफरेंट कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो उन कलर बैंड को हम लोग क्या कहते हैं, उनको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो जब हम लोगों ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई एलिमेंट है उसमें से अगर हम लोग लाइट पास आउट करते हैं तो उसका जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था वो आपके पास आना चाहिए था कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन क्या ऑब्जर्व किया गया कि कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम की जगह पे आपके पास आता है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइंस के फॉर्म में इसका स्पेक्ट्रम आता है। तो ये भी इसका ड्रॉबैक था कि कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली अपनी एनर्जी इमिट नहीं करते। थर्ड पॉइंट, उसने अरेंजमेंट्स का नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या सर्कुलर ऑर्बिट्स में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितनी वेलोसिटी के साथ जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को, जिनकी बेसिस पे नेक्स्ट जो मॉडल आया था वो था बोहर का एटॉमिक मॉडल। बोहर ने इन्हीं पॉइंट्स को रेक्टिफाई किया और उसने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। तो इट मीन्स के रदरफोर्ड और जे थॉम्सन के एटॉमिक मॉडल ने बुनियाद रखी आपके मॉडर्न एटॉमिक मॉडल्स की। इन्हीं के बेसिस पे फर्दर जो है वो स्टडीज की गई। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बोहर के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।